अब हम आपको अपने नेताओं की गलतियां समझाने के लिए 3 देशों का उदाहरण बताना चाहते हैं। वर्ष 1947 में हमारे ही साथ दक्षिण कोरिया भी आजाद हुआ था। वर्ष 1942 में हमसे 5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया भी आजाद हुआ था और वर्ष 1965 में हमारे बाद सिंगापुर भी आजाद हुआ था। लेकिन भारत विकास के मामले में इन सारे देशों से आज भी बहुत पीछे है। हमने भी ऐसे संपन्न देश का नागरिक होने का एक बार सपना देखा था, लेकिन हमारे हिस्से में वो नहीं आया। इसकी वजह है इन 3 देशों के नेताओं की सोच। इन नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपनी नीतियां नहीं बनाई और इन्होंने देश को महान बनाने के लिए विकास का मॉडल बनाया। सिंगापुर ने तय किया कि बोलने के अधिकार से ज्यादा विकास का अधिकार जरूरी है। उन्होंने अपने देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर नई नई विकास की योजनाएं बनाई। हर आने वाले संकट के बारे में पहले ही सोचा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगापुर ने अनुशासन में रहना अपने देश के लोगों को सिखा दिया, बता दिया कि अनुशासन क्या होता है। और जो हमें इन सारे देशों से अलग बनाता है वो है अनुशासन, क्योंकि तुष्टीकरण की वजह से, वोट लेने की वजह से हमारे देश के नेताओं ने अनुशासन लागू होने ही नहीं दिया। हमारे देश के नेताओं ने पुलिस और प्रशासन को अपनी मुट्ठी में, अपनी जेब में रखा, उन्हें काम नहीं करने दिया और उन्होंने ये देखा कि अगर उनके कार्यकर्ता कानून तोड़ेंगे तो अलग कानून होगा और उनके विरोधी कानून तोड़ेंगे तो फिर उनके लिए अलग सजा होगी। जबकि हमारे यहाँ नेता जो खुद को विजनरी बताते रहे पूरी दुनिया को कि हम बड़े विजनरी हैं, हम बड़े दूरदर्शी हैं, वो दूरदर्शी बने रहे, लेकिन देश के लिए उनके पास कोई विजन नहीं था, अपने लिए था। ये आज की स्थिति देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें देख लीजिए, अपनी देख लीजिए, हमसे 5 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। दक्षिण कोरिया देख लीजिए, वो तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। और सिंगापुर को भी देख लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे भारत की तुलना करना इन देशों से गलत है, क्योंकि इन देशों की जो पॉपुलेशन है वो हमसे बहुत कम है, ये तो तुलना ठीक नहीं है। ये वो लोग, उनके बहाने हैं जो 70 साल तक इस देश में सत्ता पर बने रहे हैं। जब भी उनसे कहा गया कि सिंगापुर को देखिए, तब हर बार उन्होंने कहा सिंगापुर से भारत की तुलना मत कीजिए, सिंगापुर तो गोवा के बराबर है। तो हमने उनसे भी ये सवाल करते हैं, इस देश में एक गोवा को ही बना देते सिंगापुर जैसा, चलिए पूरा देश नहीं बन सकता, देश का एक छोटा सा हिस्सा बना दीजिए सिंगापुर जैसा, छोटा सा हिस्सा एक राज्य बना दीजिए दक्षिण कोरिया जैसा, एक छोटा सा राज्य और बना लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया जैसा हो जाए। क्या वो ये कर सकते हैं? तो ये सब बहानेबाजी है। जब देश आज़ादी के गणतंत्र बनने तक का सफर तय कर रहा था, आज़ादी से गणतंत्र बनने का, पहले हम आज़ाद हुए 47 में और फिर हम बाद में गणतंत्र बने लगभग 2.5 साल बाद। उस समय मीडिया की भूमिका किसी पथ प्रदर्शक की तरह बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन तब, अब आप हैरान रह जाएंगे, असल में गोदी मीडिया तब हुआ करता था, डिजाइनर पत्रकार तब हुआ करते थे, डिजाइनर बुद्धिजीवी, डिजाइनर नेता तब हुआ करते थे। और तब के डिजाइनर इतिहासकारों ने और डिजाइनर पत्रकारों ने ये सारी कमियां कभी भी देश के सामने आने नहीं दी। सरकार का सच दशकों तक हमारे देश का मीडिया जनता से छिपाता चला गया। कभी जनता को पता ही नहीं चला कौन असली जननायक है। जो असली जननायक होते थे उनको तो दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था। और ये सब करने के बदले मीडिया को पद्मश्री मिलते चले गए, पुरस्कार मिलते चले गए, संसद में मेंबरशिप मिलती चली गई, कई बार मंत्री बनते चले गए। उद्योगपतियों ने मीडिया को ले लिया और ज़्यादातर बड़े उद्योगपतियों ने अखबार निकालने शुरू कर दिए और ये सब कुछ एक गैंग की तरह बन गया और आप लोगों से ये सच को हमेशा छुपाता रहा। मीडिया ने तो आपको 70 साल कुछ नहीं बताया, क्योंकि मीडिया की अपनी मजबूरी थी। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, इस दौरान जो सबसे ईमानदार माध्यम था देश में, जिसने आपको सब कुछ सही सही बताया, वो थी हमारे देश की फिल्में। हमारे जो कलाकार थे और फिल्म के जो निर्माता थे, वो न्यूज़ चैनल की तरह किसी पर हमला तो नहीं कर सकते, किसी से इस्तीफा भी नहीं मांग सकते, लेकिन उन्होंने बड़े मनोरंजक अंदाज से आपको इस सच के बारे में वो बताते चले गए, हर बार, हर दशक में। और जैसे जैसे वक्त बदला, वैसे वैसे फिल्मों की कथाएं, उनके नायक, उनके खलनायक, सब कुछ बदलते चले गए। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, आज़ादी के बाद शुरुआती फिल्मों में, जब 50 और 60 का दशक था, साहूकार के कर्ज से परेशान किसानों की समस्या और बेबसी को बड़ी संजीदगी से हमारी फिल्मों के पर्दों पर लाया गया।
आपको याद होगा आज़ादी के बाद जो फिल्में आती थीं उनमें किसी ज़मींदार या साहूकार को खलनायक के रूप में दिखाया जाता था और किसान हमेशा उनके हाथों उसका शोषण होता था। इन फिल्मों में भारत के किसानों की दुर्दशा दिखाई जाती थी। उस समय की फिल्मों का नायक एक किसान होता था, हमेशा गरीबी से संघर्ष करता था और हमारे देश में किसान और उसका पूरा परिवार ब्याज, गरीबी, मेहनत के सभी कभी ना खत्म होने वाले चक्रों में फंसा रहता था। और गणतंत्र बनने के बाद पहले दशक में किसानों की इसी मजबूरी को चित्रित किया गया। आज भी देश में किसानों की गरीबी वैसे की वैसे ही बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आप याद कीजिए, कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बताता हूं, आप याद कीजिए। 1960 के दशक में कुछ फिल्में आई थी, 1950 के दशक में फिल्में आई थी जो किसानों पर बनती थी। फिर आगे चलकर 60 के दशक में जब आगे बढ़े तो डाकुओं के विषय पर फिल्में आने लगीं और जिनमें अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने वाले डाकू नायक बन गए थे। ये वो डाकू थे जो विद्रोह की आवाज उठा रहे थे। 60 और 70 के दशक में भारत में औद्योगिकरण शुरू हुआ, तब मिल के मालिकों को खलनायक के तौर पर दिखा जाने लगा। उस दौर की फिल्मों में फैक्ट्री और बड़ी बड़ी मिलों के मालिक और उद्योगपति विलेन हुआ करते थे और जो नायक होता था वो एक मिल वर्कर या मजदूर होता था। कैसे जमाना बदलता चला गया सोचिए। फिर एक ऐसा दौर आया जब फिल्मों का नायक समाज और कानून से विद्रोह करके भी अपना हक पाना चाहता था। ये वो लोग थे जिन्होंने सरकार के सिस्टम से निराश होकर मुश्किलों को हल करने का अपना एक नया तरीका बना लिया था, कानून से ऊपर हटकर। भ्रष्टाचार को हमारी फिल्मों में खलनायक का दर्जा दिया गया। 70 और 80 के दशक में फिल्मों का नायक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था और तभी आपको याद होगा एंग्री यंग मैन की एंट्री भारत में हुई थी, जिसे अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाया था। एंग्री यंग मैन उस समय 70 और 80 के दशक में लोगों को इतना अच्छा क्यों लगता था? इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे, लोग शोषित थे और लोगों के पास कोई तरीका नहीं था विद्रोह करने का। इसलिए पैसा खर्च करके 3 घंटे सिनेमा हॉल में वो ये देखने के लिए आते थे कि उनकी आज़ादी उन्हें कैसे मिल सकती है। सोचिए, आज़ाद देश का नागरिक पैसा खर्च करके इस समाज से और इस देश से आज़ादी लेने के लिए 3 घंटे उस थिएटर में आता था और एंग्री यंग मैन को देखता था। 70 और 80 के दशक में लोगों के मन में भ्रष्ट नेताओं और पुलिस अधिकारियों के प्रति जबरदस्त गुस्सा था और आपको याद होगा उस जमाने में ऐसी फिल्में आईं जब भ्रष्ट नेता दिखाए जाते थे फिल्मों में और भ्रष्ट पुलिस वाले को भी दिखाया जाता था और भ्रष्टाचार पर फिल्मों में बहुत चोट की जाती थी। समाज के आम आदमी की तरह फिल्मों का हीरो भी अक्सर गरीब और सताया हुआ ही रहा। वो देश के रुके हुए सिस्टम से लड़ता रहा ताकि खुद के लिए, दूसरों के लिए जगह बना सके। और आपको याद होगा इसी दौरान जब औद्योगिकरण के बाद देश में थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ और जब हमने आर्थिक विकास के रास्ते पर चलना शुरू किया तो अंडरवर्ल्ड और अपराध का दौर आया जिसमें माफिया डॉन खलनायक होने लगे। और आपने देखा होगा एक ऐसी फिल्में बनी जिसमें खलनायक जो है वो अंडरवर्ल्ड का आदमी हुआ करता था और फिल्में जो थीं वो ब्लैक मनी पर बनने लगी। ये भी वो समय था। और 2000 के बाद भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, मध्यम वर्ग और मजबूत होने लगा और मध्यम वर्ग के पास समृद्धि आने लगी और फिल्में भी वैसी आईं। और उसके बाद से आपको याद होगा करण जौहर की फिल्में आने लगीं जिनमें हर शादी में लाखों रुपया खर्च होता था, डिज़ाइनर कपड़े पहनकर लोग आते थे। ये वो ज़माना था। लेकिन एक चीज़ जो भारत आज भी हासिल नहीं कर पाया है वो ये कि हम आज भी नहीं जानते कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं। और आज भी इस देश में ज़्यादातर लोग आइडेंटिटी क्राइसिस से संघर्ष कर रहे हैं। आज भी वो अपनी पहचान को ढूंढ रहे हैं। कोई उस पहचान को अमेरिका में ढूंढता है, कोई ब्रिटेन में ढूंढता है, कोई यूरोप में ढूंढता है, कोई कहीं और ढूंढता है। और आज भी हमारे देश का जो युवा है वो यूरोप जाना चाहता है, पश्चिमी मीडिया की तरफ देखता है। अगर उसे अपने मीडिया पर भरोसा नहीं तो पश्चिमी मीडिया की तरफ देखता है, पश्चिमी फिल्में देखता है और उसकी सॉफ्ट पावर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये 70 साल में जो हमने अपना सिस्टम बनाया ये उसकी बहुत बड़ी हार है कि हम आज भी अपनी पहचान को ढूंढ रहे हैं। आज भी जब जो बाइडेन बाइबल पर हाथ रखकर अपनी शपथ लेते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, लेकिन हमारे ही देश में अगर कोई श्री राम की बात कर देता है तो हम नारेबाजी शुरू कर देते हैं। हमें अपने देश में श्री राम स्वीकार नहीं है, लेकिन अमेरिका में हमें बाइबल स्वीकार है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर अपनी ओथ लेने से पहले चर्च जाते हैं
तो हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति अगर शपथ लेने से पहले मंदिर चले जाएं तो यहां हंगामा हो जाएगा। अगर वो शपथ रामचरितमानस पर हाथ रखकर ले दें तो हमारे देश में हंगामा हो जाएगा। उसका बड़ा कारण यह है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं, आज भी हमें उन पर शर्म आती है और हम दुनिया को नहीं बता पाए हैं कि हम असल में भारतवंशी हैं और हमें किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस गणतंत्र दिवस से अगर आप चाहें तो अपनी पहचान को ढूंढिए और जो आपकी पहचान है उस पर गर्व करना सीखिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.